आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट में लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है जी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे, एग्रीगेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ हमारे जो क्लासिफिकेशंस थी अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल रीजन और अकॉर्डिंग टू क्लासिफाई हमने किया था एग्रीगेट्स को शेप के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारा सेकंड वन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कंक्रीट का, वो कौन सा है? एग्रीगेट। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी? तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं हमारे एग्रीगेट्स की, कोई भी प्रॉपर्टीज होंगी, तो क्योंकि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होंगी या प्रॉपर्टीज होंगी वो एक ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पे। ठीक है जी, तो इसलिए जो फ्रेश स्टेज में या प्लास्टिक स्टेज में या हार्डन स्टेज में हमारी जो प्रॉपर्टीज रहती है कंक्रीट की, वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होती हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्रीगेट। ठीक है जी, तो दे शुड बी फ्री फ्रॉम द जो हमारे डिटेलियस मटेरियल होते हैं फ्री, उसमें से फ्री फ्रॉम होनी चाहिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कैसी प्रॉपर्टीज हैं? तो सबसे पहले हमारा बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में पार्टिकल साइज की। पार्टिकल साइज, ठीक है जी, तो पार्टिकल साइज जो है हमारी जो पार्टिकल साइज रहेंगी, तो पार्टिकल साइज में क्या होगा, जो हमारे एग्रीगेट्स हैं, ठीक है जी, तो इनका साइज ऑफ एग्रीगेट्स क्या है? ठीक है, द साइज ऑफ एग्रीगेट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट इन प्लास्टिक एंड हार्डन स्टेज। ठीक है, तो जो पार्टिकल साइज या एग्रीगेट्स साइज है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट को, क्योंकि इट आल्सो गवर्न्स द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड एंड हेंस द इकोनॉमी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो ये साइज जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द साइज of concrete, the size of concrete, sorry, aggregates greatly influence the properties of concrete, properties of concrete in properties of concrete in plastic stage and hardened stage, in plastic stage and hardened stage। ठीक है जी, तो साइज ऑफ एग्रीगेट ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है हमारी प्रॉपर्टीज को इन प्लास्टिक स्टेज एंड हार्डन स्टेज। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, पार्टिकल साइज कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एग्रीगेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है प्लास्टिक स्टेज पे और हार्डन स्टेज पे। उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी वर्केबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है वो इन्फ्लुएंस होती हैं ड्यू टू द साइज ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है जी, तो इट आल्सो गवर्न्स द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड। इट आल्सो governs the it also governs the quantity of cement paste, quantity of cement paste required and hence the economy of the concrete, and hence the economy of concrete। ठीक है जी, तो लार्जर द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट लेसर इज द सरफेस एरिया। अगर जो साइज है एग्रीगेट्स का ज्यादा है तो सरफेस एरिया क्या होगा भी, जो लार्जर द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, लार्जर द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स lesser is the surface area, lesser is the surface area and
hence lesser is the quantity of aggregates and hence lesser is the quantity of aggregates and cement paste required, यानी जो and cement required ठीक है जी। तो जो साइज ऑफ एग्रीगेट्स है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट पे, जो हार्डन स्टेज में हो चाहे हमारे जो फ्रेश स्टेज में हो कंक्रीट, ठीक है। तो इट आल्सो गवर्न द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, कितनी क्वांटिटी जो पेस्ट सीमेंट पेस्ट की है उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उनकी इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। इसलिए जो कंक्रीट की इकोनॉमी थी वो जब साइज ऑफ एग्रीगेट ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, तो इससे क्या होगा, तो हमारी क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट्स क्या है, कम होगी और सीमेंट की जितनी रिक्वायरमेंट है वो भी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो पार्टिकल साइज एक ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है। अगर साइज ऑफ एग्रीगेट डिटरमाइन द मींस ऑफ द सीव 80 mm, बहुत सारी सीव हैं, हम पार्टिकल साइज को क्या कर दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे जो पार्टिकल साइज है जैसे 83 mm की 80 mm की साइज की आईएस सीव है, 63 की है, 20 है, 40, 12, 10, ठीक है, 4.75, 2.36 और 1.18, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन या 75 माइक्रोन से हम क्या करते हैं, ये सारे के सारे आईएससी नंबर हैं, तो इनमें से हम क्या करवाते हैं, साइज की सीट से पास करवाते हैं, तो हम पार्टिकल साइज का हम पता कर सकते हैं एग्रीगेट्स का, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो हमारे शेप ऑफ एग्रीगेट भी एक ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है हमारी जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा क्या रहेगा, शेप ऑफ एग्रीगेट्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्रीगेट की एक प्रॉपर्टी है जो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है किसको, हमारी जो क्या रहेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी। तो सेकेंडली हम शेप ऑफ एग्रीगेट्स की बात करें तो शेप ऑफ एग्रीगेट्स आल्सो greatly influence the properties of the concrete। तो aggregates both material and crust are available in type of the shapes। तो बहुत सारी जो shapes हैं aggregates की वो मिलती है, जैसे aggregates natural और crust जो हैं वो available रहते हैं, all types of shapes available रहती हैं aggregates की, ठीक है। one can seldom find aggregates which can identical to each other to shape and size। तो फ्लैकी एंड एलोंगेटेड शेप है, लार्जर सरफेस एरिया फॉर द सेम मास एज कंपेयर टू राउंडेड एंड क्यूबिकल शेप। तो राउंडेड शेप है, क्यूबिकल शेप है, हम क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द शेप हम क्लासिफाई करते हैं राउंडेड, क्यूबिकल या हमारे एलोंगेटेड, फ्लैकी नेचर की जो हमारे अलग अलग शेप की क्या होती हैं एग्रीगेट्स होती है। तो उनका जो फ्लैकी और एलोंगेटेड साइज है, अगर हम देखें तो हमारा द शेप ऑफ एग्रीगेट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू राउंडेड, इरेगुलर और जो हमारे क्यूबिकल, फ्लैकी और एलोंगेटेड में हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो राउंडेड शेप है मैक्सिमम एरिया, जो राउंडेड शेप है, जो शेप रहेगी एग्रीगेट्स की वो क्या है, अगर राउंडेड शेप है तो राउंडेड शेप में क्या होगा, मैक्सिमम एरिया अगर सेम नंबर ऑफ, अगर हमारे पास क्या है, अदर जो शेप है उनका सेम मास है, ठीक है, पर राउंडेड का क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू सेम मास ऑफ द अदर शेप्स ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। एंड देयरफॉर रिक्वायर मिनिमम सीमेंट पेस्ट फॉर बॉन्डिंग एज कंपेयर टू द अदर शेप्स। तो इसमें जो सीमेंट पेस्ट की जरूरत रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत कम रहती है एज कंपेयर टू द अदर शेप्स। जो राउंडेड हमारे क्या होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं, तो इनमें जो एक बॉन्ड होता है वो भी पुअर होता है, क्योंकि इनकी जो इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग बहुत ही ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू फ्लैकी बात करें या इरेगुलर शेप की जो एग्रीगेट्स रहते हैं। तो इनकी शेप जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट, क्योंकि वर्केबिलिटी जो है वो कम रहेगी
अगर राउंडेड एग्रीगेट्स हम यूज कर रहे हैं और वर्केबिलिटी अगर हम इरेगुलर शेप की एग्रीगेट यूज करें तो उसकी वर्केबिलिटी जो सीमेंट कंक्रीट की रहेगी वो अच्छी रहेगी। ठीक है, तो एक शेप जो एग्रीगेट की है वो मेनली डिपेंड करती है हमारे जो हमारी प्रॉपर्टीज रहेंगी कंक्रीट की। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करता हूँ फ्लैकी एंड एलोंगेटेड शेप हैव लार्जर सरफेस एरिया फॉर द सेम मास एज कंपेयर टू राउंडेड और क्यूबिकल शेप। Concrete produced using flaky and elongated aggregates will be prone to segregation, have to poor surface and high cement and sand demand। तो जो हमारे शेप की बात करें तो फ्लैकी और एलोंगेटेड की बात होती है, तो इसमें भी सरफेस एरिया है वो भी लार्ज सरफेस एरिया होता है इसका एज कंपेयर टू द क्यूबिकल शेप एग्रीगेट्स या राउंडेड शेप एग्रीगेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्लैकी और एलोंगेटेड जो है उसमें सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम्स ज्यादा आ जाती हैं। ठीक है, जो इरेगुलर शेप की है उसमें सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं कंक्रीट में। ठीक है, उसकी वर्केबिलिटी भी अच्छी रहती है। ठीक है, तो उसके मुकाबले अगर मैं एलोंगेटेड और फ्लैकी नेचर की एग्रीगेट्स की शेप की बात करता हूं तो वहां पे जो सेग्रीगेशन है उसकी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, हैव पुअर सरफेस एंड हाई सीमेंट एंड सैंड डिमांड। तो फ्लैकी और एलोंगेटेड शेप जो रहेगी वो जिसकी जो डिमांड है उसमें सीमेंट ज्यादा लगेगी, सीमेंट पेस्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, सैंड की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो राउंड, इरेगुलर और हमारे क्यूबिकल, राउंड, इरेगुलर, क्यूबिकल, फ्लैकी, एलोंगेटेड, ये सारी की सारी जो शेप्स रहती हैं ये मेनली इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट, उसकी वर्केबिलिटी पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी ड्यूरेबिलिटी पे, उसके सरफेस एरिया पे। ठीक है, बहुत सारे जो फैक्ट है वो इस पे डिपेंड करते हैं, प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं कंक्रीट की हमारे शेप ऑफ एग्रीगेट्स पे। उसके बाद मैं बात करता हूँ सरफेस टेक्सचर की। तो सरफेस टेक्सचर भी एक क्या है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स एग्रीगेट की, जो इन्फ्लुएंस करता है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को। ठीक है जी, तो सरफेस टेक्सचर इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट्स। तो सरफेस टेक्सचर क्या करता है, हमें पता चल जाता है सरफेस टेक्सचर से जो हमारे एग्रीगेट्स है उसका जो नेचर है वो उसका सरफेस का नेचर कैसा है। ठीक है, द सरफेस टेक्सचर इन्फ्लुएंस द बॉन्ड बिटवीन द एग्रीगेट्स एंड सीमेंट। तो सरफेस टेक्सचर अच्छा है, रफ सरफेस टेक्सचर है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो बॉन्ड है, जो इंटरलॉकिंग बॉन्ड बनती है, जो हमारे सीमेंट और जो एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है हमारा सरफेस टेक्सचर। ठीक है जी, तो एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। तो अगर मैं बात करता हूँ रफ टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट प्रोवाइड हायर सरफेस एरिया फॉर द गिवन वॉल्यूम। ठीक है जी, तो रफ टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट्स प्रोवाइड्स हायर सरफेस एरिया, ठीक है जी, फॉर ए गिवन वॉल्यूम। तो हमारे जो रफ सरफेस टेक्सचर की जो एग्रीगेट्स रहती हैं वो क्या होती है, उसमें हायर सरफेस एरिया रहता है इन अ गिवन वॉल्यूम। और जो मैं बात करूं तो हमारे अदर शेप्स की एग्रीगेट्स हैं, स्मूथ सरफेस डेवलप और पुअर बॉन्ड। अगर मैं जो रफ सरफेस है वो अच्छा बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है सीमेंट और एग्रीगेट्स के बीच में। अगर मैं बात करूं स्मूथ टेक्सचर सरफेस की, तो स्मूथ टेक्सचर सरफेस है अगर एग्रीगेट्स का, तो उसमें जो बॉन्डिंग है वो पुअर रहेगी, वो अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी सीमेंट पेस्ट और हमारे एग्रीगेट्स में। ठीक है जी, तो crushed aggregates have a rough texture and have a good mechanical bond with cement। तो अगर हम बात करें क्रस्ट एग्रीगेट्स की, तो क्रस्ट एग्रीगेट्स में क्या होता है, ये क्रस्ट एग्रीगेट्स जो होते हैं इसमें क्या है, जो टेक्सचर है इसका वो क्या है, रफ है। तो रफ टेक्सचर होने की वजह से इनकी जो बॉन्डिंग है वो सीमेंट के साथ क्या है, अच्छी रहेगी। ठीक है, तो बॉन्डिंग जो रहेगी वो अच्छा रहेगा इसमें। और जो अगर मैं बात करूं जो हमारी क्रशिंग वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट्स इज हाई एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल डिपेंड ऑन द बॉन्ड क्रिएटेड बाय द सीमेंट पेस्ट बिटवीन द एग्रीगेट्स। तो रफ टेक्सचर रिड्यूस वर्केबिलिटी बट इन बेनिफिशियली फॉर ऑब्टेनिंग द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट।
ठीक है। तो क्रस्ट एग्रीगेट्स जो रहते हैं इसमें जो रफ टेक्सचर है, तो रफ टेक्सचर की वजह से वर्केबिलिटी तो क्या रहती है, थोड़ी रिड्यूस होती है, क्योंकि अगर सरफेस स्मूथ सरफेस टेक्सचर का हम एग्रीगेट यूज करें तो वर्केबिलिटी तो सिंपल सी बात है अच्छी रहेगी। अगर हम रफ सरफेस की क्रस्ट स्टोन्स जो है, क्रस्ट एग्रीगेट्स हैं यूज कर रहे हैं, पर उसमें जो वर्केबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, बट उसमें जो बेनिफिट क्या रहेगा, उसमें हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ऑब्टेन कर पाएंगे। तो स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की वो हाई हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू द क्रस्ट एग्रीगेट चार्ज जिसका रफ सरफेस टेक्सचर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट को इन्फ्लुएंस करती है ग्रेटली, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट वन पर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीगेट की, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारा जो मेनली बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, जनरली इंडिकेटेड इट्स क्वालिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो एग्रीगेट्स जो हमारे कंक्रीट हैं या एग्रीगेट्स हैं, वो क्या करती है, हमारी जो क्वालिटी है कंक्रीट की उसको हम डिटरमाइन करने के लिए यूज कर पाते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट्स जनरली इंडिकेटेड द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। ए लो स्पेसिफिक ग्रेविटी में इंड्यूस हाई पोरोसिटी एंड देयरफॉर रिजल्ट्स इन द पुअर ड्यूरेबिलिटी एंड लो स्ट्रेंथ। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है किसी एग्रीगेट्स की कम है, तो जो उसमें पोरोसिटी की प्रॉब्लम्स ज्यादा रहेंगी, जो कंक्रीट रहेगा वो क्या करती है, अगर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी एग्रीगेट्स की ज्यादा आती है, उसका मतलब क्या है, उससे हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो उसकी पोरोसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, ये इंडिकेट करेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। और क्या इंडिकेट करेगी, जो ड्यूरेबिलिटी कैसी है, पुअर ड्यूरेबिलिटी। अगर लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट क्या कर रही है, हाई पोरोसिटी, लो ड्यूरेबिलिटी, लो स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसको हम इंडिकेट करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एग्रीगेट की, वो यूजफुल रहती है, ठीक है जी। तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट एग्रीगेट्स हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एग्रीगेट्स की वो हाई होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लो होगी तो वो क्या करता है, पुअर क्वालिटी का एग्रीगेट्स होगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो कम हो जाएगी, उसकी वर्केबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम होगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी कि वो क्या हो, हाई हो, ठीक, किसी भी एग्रीगेट्स का। तो डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट विल ग्रेटली डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो डेंसिटी भी कंक्रीट की मेनली डिपेंड करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है इस एग्रीगेट्स की, ठीक है। तो रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर एग्रीगेट्स इज जनरली बिटवीन 2.4 एंड 2.9। तो ज्यादातर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट्स की रहती है वो कितनी रहती है, 2.4 टू 2.9। तो बहुत सारी जो सीमेंट है, अगर मैं सीमेंट की बात करता हूं तो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगी, 3.15, ठीक है। और कोर्स सैंड की बात करूं, कोर्स सैंड 2.65, फाइन सैंड की बात करता हूं 2.63, और जो हमारे ग्रेवल्स हैं तो ग्रेवल्स की क्या रहेगी, 2.66, ग्रेवल्स 2.66, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये मेनली डिपेंड करती है हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी जो कंक्रीट की है इन्फ्लुएंस होती है, हम ये इंडिकेट करती है हमारी जो क्वालिटी है वो कैसी है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है। अगर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो लो पुअर उसकी बॉन्डिंग है, या हम अंदाजा लगा सकते हैं जो पोरोसिटी हाई पोरोसिटी है, या पुअर ड्यूरेबिलिटी है, पुअर स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इसका हम इंडिकेट करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं। और क्या हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंक्रीट की जो मेनली डिपेंड करती हैं, तो अगर मैं बात करूं जो हमारे बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी भी मेनली क्या करेगी एग्रीगेट्स पे, बल्क डेंसिटी, ठीक
ठीक है जी। तो बल्क डेंसिटी क्या है? द बल्क डेंसिटी और यूनिट वेट ऑफ एन एग्रीगेट्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेप एंड ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट्स। ठीक है, तो जो हमारे बल्क डेंसिटी है ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी एग्रीगेट्स की, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग द शेप एंड ग्रेडिंग ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो शेप एंड जो ग्रेडिंग है, शेप एंड ग्रेडिंग ऑफ द कंक्रीट can be identified by the bulk density। तो एक important characteristics रहेगी bulk density, जो हमें क्या करती है, information प्रोवाइड करने में हेल्प करती है regarding the shape and grading of concrete। ठीक है जी। तो bulk density of aggregates is defined as the mass of the material is in a given volume। ठीक है, तो mass of concrete कितना है, mass of concrete by given volume को डिफाइन करती है बल्क डेंसिटी। तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं केजी पर वॉल्यूम में, जो हमारी जो केजी पर लीटर है, जो हमारे पास कहते हैं केजी पर एल से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड ऑन द हाउ डेंसिटी एग्रीगेट्स पैक्ड इन द मोल्ड। लूज बल्क डेंसिटी होती है, राउडेड बल्क डेंसिटी होती है, अलग अलग तरह की बल्क डेंसिटीज होती हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी जो बल्क डेंसिटी है हमारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने में हेल्प करती है रिगार्डिंग द शेप एंड ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। हम ग्रेड और शेप के को आइडेंटिफाई और इंफॉर्मेशन इसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द बल्क डेंसिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, और मैं बात करता हूँ जो हमारी सरफेस मॉइस्चर है, सरफेस मॉइस्चर कंटेंट, अब्जॉर्प्शन एंड पोरोसिटी। सरफेस मॉइस्चर कंटेंट, absorption and porosity। ठीक है जी। तो पोरोसिटी, अब्जॉर्प्शन और मॉइस्चर कंटेंट भी, जो सरफेस मॉइस्चर कंटेंट क्या रहता है किसी एग्रीगेट्स का, तो वो भी एक मेनली इन्फ्लुएंस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। ठीक है जी। तो नेचुरल एग्रीगेट्स जनरली कंटेन्स मॉइस्चर। तो क्योंकि हम जियोलॉजिकल रीजन के अकॉर्डिंग देखें तो हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से हमारे एग्रीगेट्स को, नेचुरल एग्रीगेट्स और आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। तो नेचुरल एग्रीगेट्स हमेशा क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट उसमें क्या है, प्रेजेंट होता है। तो मॉइस्चर कंडीशन आर मोर मीनिंगफुल इन द कंक्रीट मिक्स डिजाइन। तो मॉइस्चर जो है कंक्रीट मिक्स डिजाइन में एक मीनिंगफुल इफेक्ट रहता है। तो अब्जॉर्प्शन, टेंडेंसी एंड पोरोसिटी आर इक्वल इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बोथ क्वालिटी ऑफ द एग्रीगेट्स एज वेल एज द quantity and quality of the aggregates with the which the aggregates are used। तो absorption और porosity भी एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बहुत ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारे मॉइस्चर प्रेजेंट होती है मोस्ट के फॉर्म में होती है, या एयर ड्राई की, या हमारे जो ओवर ड्राई है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे मॉइस्चर को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा जो इन्फ्लुएंस करता है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स की बात करें, जो सैंड है, ठीक है, तो सैंड भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, सैंड की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट्स हैं जो मेनली इन्फ्लुएंस करती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक रहेगा कंक्रीट में, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है।